नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज़ वर्ल्ड में। मैं हूं नगमा, मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। आज इंडियाज़ वर्ल्ड के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के दिन हुए एक और अनोखी परेड की, जो ऐतिहासिक थी इस मायने में कि पहली बार जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई या हो रही थी, उसी वक्त सड़कों पर हजारों की संख्या में एक बड़ी भीड़ भी नजर आई। इसमें किसान भी थे, किसान नेता भी थे और तमाम तरह के लोग थे। और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। अराजकता भी दिखाई दी। किसी ने कहा कि जो गण है वो तंत्र पर हावी हो रहा था। तो ये तमाम चीजें भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के दिन जब होती हैं, संजय जी, ये एक तरह से एक अजीब सा इतिहास भी बना है। लेकिन साथ साथ अब पुलिस, इसमें कई सवाल भी हैं कि क्या ये किसानों के स्तर पर प्लानिंग की, कोऑर्डिनेशन की कमी थी? क्या ये तंत्र की नाकामी थी कि पहले से ये आभास नहीं था किस तरह का हंगामा होगा जब दिल्ली के अंदर आकर लाल किले पर एक और झंडा लगाया जाता है? अब क्या ये हमारे इंटेलिजेंस फेलियर थी, ये सुरक्षा में चूक थी? ये तमाम सवाल हैं और साथ साथ बहुत बड़ा एक सांकेतिक इसका महत्व भी है। कैसे आपका आकलन है इस घटना पे? सांकेतिक महत्व बहुत है। पहली चीज़, ये जो घटना हुई है वो 26 जनवरी को हुई है। 26 जनवरी हमारा 72वां रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। और ये गणतंत्र दिवस वही दिन है जिस दिन हमने अपने आप को अपना संविधान दिया था। और संविधान जो हमने दिया था वो संविधान एक ऐसे देश के लिए संविधान दिया था जो अपने आप में विविध है, लेकिन जिसमें जो प्राइमरी वर्च्यू है अनेकता में एकता, सब कुछ होते हुए भी हम एक हैं। और देश का जो झंडा है वो तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा। उसका रंग भगवा नहीं हो सकता, उसका रंग केसरिया नहीं हो सकता, उसका रंग हरा नहीं हो सकता। तो जो एक सांकेतिक रूप से ही कहिए, जो ये प्रयास किया गया कि लाल किले पर केसरिया रंग का ध्वज चढ़ाया गया, हालांकि लोग शोर मचा रहे थे खालिस्तानी ध्वज है, खालिस्तानी ध्वज नहीं था, लेकिन फिर भी एक समुदाय विशेष का ध्वज किसी भी पब्लिक बिल्डिंग पर फहराया जाना हमारे गणतंत्र के जो मूल नियम हैं, जो मूल संविधान है, उसके विरुद्ध है। और चाहे कोई भी इसको करे वो गलत है, क्योंकि संविधान के जो मूलभूत नियम है उसके खिलाफ जाता है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके खिलाफ जाता है। देखिए, प्रजातंत्र में वाद विवाद तो चलता रहेगा, यही प्रजातंत्र की शक्ति है। प्रजातंत्र में डिफरेंसेस आएंगे, लोगों में वाद भी होगा, विवाद भी होगा, बहस भी होगी, लेकिन इन सब राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों के बीच में प्रजातंत्र वो व्यवस्था है जो इसका समाधान निकालने में सक्षम है, और जो इसका जो अकेली व्यवस्था है जो इसी संघर्ष के बीच समाधान निकालती है। तो जो व्यवस्थाएं हैं उनका बराबर कायम रहना अत्यंत जरूरी है। तो एक तरीके से जो एक घटनाएं मैं देख रहा था, कल जो है हमारा व्हाट्सएप बड़ा एक्टिव था, ग्रुप्स में तमाम मैसेजेस चल रहे थे। कल रात से एक अजीब सन्नाटा है उसमें, कई लोगों को इसने झकझोरा है इस घटना ने, कई लोग आहत हुए इससे, और कुछ मूल प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या 72वें साल में हम कौन से मोड़ पर आ गए हैं जहां 26 जनवरी के दिन इस प्रकार की घटना हम देखने को मिलते हैं। एक तरफ राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड हो रही है जो कि कोरोना की वजह से कुछ दबी बुझी सी थी, और उसी के साथ लाल किले पर एक दूसरी तरह का एजिटेशन हो रहा है। पर इसी के साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि आज के युग में जो हम टेक्नोलॉजी का युग देखते हैं, कैसे एक मूवमेंट जो 60 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लोग इकट्ठा थे, बॉर्डर्स पे थे, चल रहा था, बीच में कभी बात होती थी, नहीं होती थी, इसी बात पर विवाद था कि बात कैसे की जाए, किस तरीके से की जाए, फार्म लॉज रिपील होंगे नहीं होंगे, वो सब चल रहा था। तो ये मूवमेंट यकायक कैसे लीडरलेस हो गया, और लीडरलेस मूवमेंट बन करके कैसे इसने आगे आकर के 26 जनवरी के दिन इस घटना को अंजाम दे दिया। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि ज्यादा मूलभूत हैं, जिनकी चर्चा मेरे ख्याल से हमको अवश्य करनी चाहिए।
जी, आपने जब कहा कि ये जो मूवमेंट या आंदोलन था ये लीडरलेस था, ये बात निकल कर सामने आई है कि ये एक तरह से एक भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी और बहुत सारे किसान या जो दूसरे तत्व थे, वो उसमें जुड़ते चले आए और उसके बाद लाखों की संख्या में राजधानी के अंदर ये जो काफिला है वो चला आया। तो वहां पर सवाल ये भी उठते हैं कि ये सुरक्षा की चूक, ये तंत्र की कमजोरी, इनको इजाजत क्यों दी गई, वो तमाम सवाल है। पर जो एक मूल प्रश्न है इस डिजिटल एज में जो एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है, क्योंकि कई जगह पर इंटरनेट सेवाएं उसके बाद बंद करनी पड़ी हैं और इसके बाद भी सन्नाटा दिख रहा है। कई जगह फोन लाइंस जो है वो भी बंद करनी पड़ी कई इलाकों में, क्योंकि सूचना का आदान प्रदान बहुत तेजी से हो रहा था, अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही थी, तमाम तरह के वीडियो जो है वो काट छाट कर वायरल किए जा रहे थे। तो जो सवाल की तरफ आप अभी चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर विस्तार से समझना चाहेंगे कि ऐसे में प्रजातंत्र के लिए इस डिजिटल दौर में कैसे चुनौतियां और बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सूचना के माध्यम अनेक हैं, गलत सूचनाएं निकलती हैं, अफवाहें फैलती हैं। ये भी एक ऐसा ही मौका था। हम काफी समय से बात करते आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदूषण आज जो आ गया है वो सूचना का प्रदूषण है। और सूचना का प्रदूषण इस बुरी कदर फैल चुका है कि किसी भी स्मॉग से ज्यादा फैल करके इसने लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। तो मैं जो बार बार कहता हूं कि सूचनाओं का आदान प्रदान, जो ये सूचना का विस्तार हो रहा है, इतनी तेजी से विस्तार हुआ है, इस पर कैसे कंट्रोल हो पाएगा? कैसे ये जो सूचनाएं हैं, जो प्रदूषण है सूचनाओं का, सही सूचनाएं नहीं है। आपने कहा कि तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज, कोई कहता है कि खालिस्तानियों ने अपना झंडा वहां पे लगा दिया। तो जो इस तरीके की अफवाहें फैलने लगती हैं और जो लोगों के दिमाग में से जो असर होता है, जो विभाजन होता है, उसका असर वास्तव में प्रजातंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो जहां तक इंटरनेट बंद करने का सवाल है, उसके दो पहलू हैं। अगर आप दुनिया भर की स्थिति देखें तो भारत में काफी समय से इंटरनेट बंद करने की जो एक सिस्टम है वो चला आ रहा है कि जब भी कहीं कोई अंदेशा हो, कहीं घटना हो, वहां इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। लेकिन इंटरनेट बंद करने के नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। एक तरफ जहां आप गलत बातों को फैलने से रोकते हैं, वहीं आप ये भी इंश्योर करते हैं कि अगर कोई लीडरशिप है किसी मूवमेंट की, तो वो भी अपने अनुयायियों से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। तो ऐसे में लीडरलेस मूवमेंट्स को और बढ़ावा मिलता है, उनकी कमी नहीं होती। लोकल लीडरशिप जो इकट्ठा होकर के आती है, जैसे आपने लाल किले पे देखा, एकदम इकट्ठा होकर के आ गई, कुछ का कुछ करके चली गई। तो इस प्रकार के काम इससे बढ़ते हैं। तो डिजिटल एज में जो बड़ा चैलेंज डेमोक्रेसी के पास होता है कि कैसे हम लोग, जो ये सोशल मीडिया का इतना इतना विस्तार हो चुका है, हर आदमी के हाथ में हथियार है और आज लड़ाई होती है हैशटैग्स को लेकर के। कल हैशटैग्स की लड़ाई बुरी तरह चल रही थी। एक तरफ लठ चलाओ दिल्ली पुलिस चल रहा था, दूसरी तरफ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, कई सारे हैशटैगों की लड़ाई चल रही थी। लेकिन हैशटैग्स के बीच कोई वास्तव में, अगर आप क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव बहस की बात करें, उसका निरंतर अभाव है। सिर्फ एक दूसरे को दागने का काम है, एक दूसरे को गाली गलौज देने का काम है, समाधान निकालने का काम इनके माध्यम से नहीं हो सकता है। तो क्या स्वरूप होगा नई डिजिटल एज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का? क्या स्वरूप होगा लोगों के आपस में कम्युनिकेशन का? क्योंकि चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे और कोई मैसेजिंग स्ट्रैटेजीज हैं, सब में हम देखते हैं कई तरीके के अफवाहें, रूमर्स, वीडियो काट छांट करके, षड्यंत्रों की कहानियां कि कौन कौन लोग इससे जुड़ करके आ गए हैं। दोनों तरफ से बराबर हमले कायम थे। तो बड़ा चैलेंज है और कई विचारकों का, ये सिर्फ भारत में नहीं है, अगर आप देखें नीदरलैंड्स में भी यही कुछ हो रहा है। वो कोरोना के लॉकडाउन को लेकर के वहां पर सड़कों में लोग उतर आए हैं और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, सब तरीके के काम हो रहे हैं, क्योंकि लोग आज जो भरोसा नहीं करते अपनी सरकार पे, उनको विश्वास नहीं है कि जो सरकार जो कार्य कर रही है, चाहे लॉकडाउन है या जो कुछ भी है, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, वो उनके हित में है या नहीं है। तो एक गवर्न और गवर्निंग के बीच में जो एक खाई आ गई है, एक डिस्ट्रस्ट, एक अविश्वास की भावना आ गई है, वह भी डेमोक्रेसी के लिए दूसरा बड़ा खतरा पैदा हो रही है। कैसे इस डिस्ट्रस्ट को दूर किया जाए, ये भी अगला प्रश्न है जो सभी डेमोक्रेसीज को आज जिसका सामना करना पड़ेगा।
यही अविश्वास बहुत बड़े स्तर पर नजर आता है, जो किसान आंदोलन हमने देखा जो चल ही रहा है वहां पे भी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कई 10 राउंड की बातचीत हुई है और उसके बाद भी जब प्रस्ताव आया कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को लागू नहीं करके हम टालते हैं इस कानून को और बातचीत करें और अब कमेटी बनाएं, तो बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं है, बल्कि अब ऐसी हालत हो चुकी है कि जो किसान नेता हैं उनकी बात सुनने को वो असंख्य भीड़ जो है वो तैयार नहीं है। तो अगर नेता बातचीत करके आते भी हैं तो यहाँ पर विश्वास की इतनी कमी है। कल भी हमने ये देखा कि ये बिल्कुल नेतृत्व विहीन ये जो भीड़ थी और किसी की कोई बात, और वहां पे भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप था। जो रिपोर्टर्स थे सड़कों पर वो ये बता रहे थे कि भीड़ अपने आप इकट्ठा होती जा रही थी, नेताओं को कुछ पता नहीं था। वो नेता जो कि ये कह रहे थे, वादा कर रहे थे कि ये शांतिपूर्ण रहेगा, उनके काबू से तमाम चीजें बाहर थी। तो कम्युनिकेशन की बड़ी चुनौती है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ये जो फार्मर आंदोलन जो 60 दिनों से यहाँ दिल्ली की सीमा पे बैठे थे लोग, उसका स्वरूप अब क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा? जहां तक स्वरूप या भविष्य का सवाल है, दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष अब साफ कह रहा है कि आंदोलन चलता रहेगा लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो किसान वायलेंस में शामिल हैं, जिन्होंने सब किया है, वो आंदोलन के हिस्सा नहीं हैं, उनको सबको वापस आ जाना चाहिए, सब किसान वापस आए और इस पर फिर से सोचें। तो जहां तक आंदोलन का सवाल है, जो मुद्दे हैं, देखिए जो 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 लोगों को प्रभावित करता है वो मुद्दे तो प्रजातंत्र में हमेशा बने रहेंगे और बने रहने चाहिए, उन पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जो बड़ा प्रश्न है, जो इस पूरे अगर आप दौर को देखें, कल रिपब्लिक डे था। रिपब्लिक जो हमारा गणतंत्र है वो बना हुआ है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तीन उसके हिस्से हैं। उनके आपस में एक बैलेंसिंग रोल क्या होना चाहिए, कौन कैसे तीनों अंग एक साथ मिलकर के एक दूसरे पर चेक और बैलेंस लगा करके कार्य करें। साथ मिलकर के नहीं, लेकिन एक दूसरे पर चेक और बैलेंस लगा करके। तो जो ये दौर आया है, अविश्वास के कई कारण हैं। एक अविश्वास का कारण ये भी है कि जब ये चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त इसके जो सुप्रीम कोर्ट का काम नियम लॉ बनाना नहीं है, वो काम लेजिस्लेचर का है, वो काम है पार्लियामेंट का। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बैठ करके कमेटी बनाने लगता है, उसके लीगल मेरिट्स पर जरूर जा सकता है कि ये फेडरल प्रिंसिपल्स के अनुसार है कि नहीं है। इसमें स्टेट्स और जो सेंटर का जो जुरिस्डिक्शन का सवाल है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, किसके क्या क्या अधिकार हैं, उन प्रश्नों पर जाने का पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन जब वो एक लेजिस्लेटिव फंक्शन लेना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं एक एंक्रोचमेंट होता है पार्लियामेंट का। तो जो बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी वो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जो बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए वो पार्लियामेंट में हो। वो ना सुप्रीम कोर्ट में शोभा देती है, ना सड़कों पर शोभा देती है, ना ट्विटर पर शोभा देती है। तो इस जो हमारा रिपब्लिक है, उसका जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सही ढंग से कार्य करें, वो सबसे पहली चीज है। क्योंकि कल 72वां हमारा वर्ष था गणतंत्र का, और इस गणतंत्र के झंडे के तले हम इकट्ठे हुए हैं। इसमें जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे कारगर हों, कैसे सशक्त हों, कैसे अपना कार्य सही रूप से कर पाएं, वो सबसे पहले जरूरी हो जाता है। उसके बाद जो दूसरे हैं, सूचना, इंफॉर्मेशन, लीडरशिप, जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, और कैसे इंटरनेट, कैसे जो आज डिजिटल एज आ गई है, कैसे प्रजातंत्र इसका सामना करेंगे, कैसे बरकरार रह सकते हैं। क्योंकि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है प्रजातंत्र की विविधता। कल भी आपने रिपब्लिक डे देखा तो उसमें हम क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? हम हर राज्य की झांकी सेलिब्रेट कर रहे थे। हम अपने देश की विविधता देख रहे थे। अगर फार्मर्स का मुद्दा ही है, मान लीजिए जो कुछ फार्मर्स कह रहे हैं सब सही है, तो फार्मर्स का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या एक समुदाय का नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और ये जो लॉ पास हुए हैं, ये पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जो कि पूरे देश के लिए हैं, तो किसी एक राज्य का नहीं है। तो इसमें जो एक विस्तृत बहस होनी है, वो बहस कैसे हो, किस इंस्टीट्यूशन में हो, किस माध्यम से हो, कैसे इसका रास्ता निकल के आए, ये सरकार के लिए भी सोचना जरूरी है और हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। जी, और इस बीच चूंकि ये एक ऐसा दौर है जहां पर सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं, आदान प्रदान होता है, सबको सब कुछ रियल टाइम में पता है। ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी बुरी हैं, ये हम बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ
जो सरकार की तरफ से निगरानी है, जैसे सर्वेलेंस स्टेट कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में स्टेट और जो उसके नागरिक हैं उनके बीच जो नाता है उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है कि वो किस तरह ये संबंध जो है वो बना रहे, किस तरह विश्वास लौटे। और उस पे जो चुनौतियां हैं स्टेट और जो सिटीजन के बीच रिश्ते पे जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां आ रही हैं इस दौर में, चूंकि सूचनाएं भी इतनी ज्यादा, अफवाहें भी इतनी ज्यादा, और सभी लोगों को सभी कुछ जानकारी है, तो ऐसे में सारी, न सिर्फ हिंदुस्तान में, हमने अमेरिका का इसकी मिसाल देखी, वहां पे कैपिटल हिल पे जो हुआ वो हमने देखा, तो पूरी दुनिया इस चुनौती से जूझ रही है। कि कैसे जो कॉरपोरेशंस डेटा इकट्ठा कर रही हैं उनका उपयोग कैसे करती हैं, और क्या उस डेटा के माध्यम से वे भी किसी न किसी मायने में उस डेटा का दुरुपयोग करके हम लोगों के दिलो दिमाग का परिवर्तन करती हैं। तो ये जो एक माइंड कंट्रोल की व्यवस्था है, चाहे वो कॉरपोरेशंस करें, चाहे वो कोई राजतंत्र करे, वो किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी प्रजातंत्र में लोगों को मान्य नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज है कि जहां तक लोगों का प्रश्न है, जहां तक इंडिविजुअल्स का प्रश्न है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। वो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा हो जिस पर किसी का वास्तव में किसी के कहने से, किसी के इंसाइटेशन के द्वारा, किसी के द्वारा उकसाए जाने के कारण गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। वो फ्री हो, फेयर हो। एक तरीके से जो नई इंटरनेट एज है हमको बहुत ज्यादा, हाँ, एक सूचना का एक अथाह संसार इसने दिया है, लेकिन सूचना का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसमें कहीं बहुत सारी कमियां हैं। तो कई लोगों का मानना है कि टेक्नोलॉजी का आंसर हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है। आज जो हमारा सोशल मीडिया है वो किसी न किसी के नियंत्रण में है, चाहे वो बड़ी कंपनीज के कंट्रोल में है, या अगर आप ऑटोक्रेटिक स्टेट्स को देखें जैसे कि चीन है, जैसे कुछ और देश हैं जहां वो सरकार के नियंत्रण में है। तो किसी का भी कंट्रोल नागरिकों के ऊपर शेष नहीं है। तो तरीका क्या है? तो आज लोग बात करते हैं कि हो सकता है सोशल मीडिया का स्वरूप भी आने वाले समय में जरूर बदलेगा। सोशल मीडिया का स्वरूप ऐसा बदलेगा कि जो सोशल मीडिया को की ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो किसी एक संस्था, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, उसके पास नहीं रहेगी। तो चल रही है बात, कई तरह के डिस्कशंस हैं कि कैसे ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल मीडिया सिस्टम्स की कैसे इजाद की जाए। कुछ ने अभी पांव पसारने भी शुरू किए हैं। अभी बहुत शुरुआती दिन है जहां पर ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जिसमें एक तरफ आपकी एनोनिमिटी सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ हर सूचना जो उस पर पोस्ट की जाती है, हर सूचना का एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन में जिस आदमी ने वो सूचना दी है उसका निश्चित रूप से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का डिजिटल सिग्नेचर उस पर रहता है। तो इस प्रकार के जो एक पीयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में जितना अधिक बढ़ेंगे उतना अधिक जो एक ये सेंट्रलाइज कंट्रोल, चाहे वो कॉर्पोरेशंस को, आपने देखा कि अमेरिका में क्या हुआ, कॉर्पोरेशंस ने डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बैन किया जाए, उनकी आवाज बिल्कुल उनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया जाए। और ना सिर्फ उनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया जाए, जो और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे पार्लर हो गए और कोई हो गए जहां उनके अनुयायी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अमेजोन या गूगल उन सबके जो डाउनलोड स्टोर्स हैं उनसे हटा दिया जाए ताकि लोगों का एक्सेस बंद हो। तो ये प्रजातंत्र के लिए किसी भी मायने में अच्छा नहीं हो सकता। प्रजातंत्र वास्तव में सुनिश्चित करना चाहिए कि भिन्न भिन्न विचारधाराओं का, भिन्न भिन्न विचारों का मेल हो, मेल ऐसा हो कि विविधता को देखते हुए भी एक सेंसिबल कॉन्वर्सेशन हो। एक ये जो दागने के काम है कि किसी को भी दाग करके उसको घोषित कर दिया जाए, जैसे अमेरिका में आप देखते हैं कि 1950s में शुरू हुआ था मैकार्थीज्म का दौर, कि हर एक को जिसको आप नहीं चाहते हो बोल करके कम्युनिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए, फिर उसकी नौकरी छीन लीजिए, उसको ऊपर पूरे स्टेट का जो जोर है वो लगा दीजिए। ये गलत प्रथाएं हैं। ये दागने की प्रथा किसी भी प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती और ये एक हेल्दी नेशन नहीं बना सकता। और
किसी भी, और हमारे संविधान में तो इस प्रकार की चीजों की कोई जगह नहीं है। तो प्रयास होना चाहिए कि कैसे कॉन्वर्सेशंस डिसेंट हो, कॉन्वर्सेशंस लॉजिकल हो, और जो ये लड़ाई चलती है हैशटैग्स की ट्विटर पर, उसके माध्यम से अगर आप सोचते हैं कि जो जन फीलिंग्स क्या हैं, जनता क्या चाहती है, उसका आंकलन हो सके, वो नहीं हो सकता। ट्विटर पर यह बहस संभव नहीं है। उसके लिए अन्य संस्थाओं के क्रिएशन की आवश्यकता है, दूसरे तरीके के प्लेटफॉर्म्स को बनाने की आवश्यकता है। जी, और यही हम देख रहे हैं कि लड़ाई के अखाड़े बदल गए हैं। सारी लड़ाइयां, सारे मसले हल करने की कोशिश इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन लोगों के जरिए हो रही है जिनका शायद इससे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, चाहे समस्या कोई भी हो। बहरहाल कल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी देश ने और दुनिया ने दिल्ली की सड़कों पर देखा जिस तरह का हंगामा, वो बेहद अफसोसनाक है। तो इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।